स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके पहले मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कई वीडियोस आपको दे चुका हूं, जिसमें मैं रदरफोर्ड मॉडल, मोजले और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तमाम टॉपिक मैंने आइसो बार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब मैं पढ़ा चुका हूँ। आउटलाइन से मैंने नाम भी दिया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप उसको बाकायदे पढ़ते रहिएगा, ठीक है। रदरफोर्ड के मॉडल में एक ड्रॉबैक था। रदरफोर्ड इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। बेचारे रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए और उसी ड्रॉबैक को दूर करने की कोशिश किसने की थी? बोर ने। तो अब आपका आया है बोर्स एटॉमिक मॉडल। आपका क्या आया है? बोर्स एटॉमिक मॉडल। कई पॉइंट हैं, मैं बारी बारी से चलूंगा। पहले 2 पॉइंट आपको बताऊंगा, फिर 2 पॉइंट और लेके आऊंगा, ठीक है। इसमें कई छोटे मोटे डेरिवेशन भी हैं, तो एक डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा, दो फार्मूले मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था, ये रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को दूर करने के लिए आया था। कोई आपसे पूछे ये क्यों आया? टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक। अच्छा, अब बात आती है इसका। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है द एटम हैज ए न्यूक्लियस। आपको पता नहीं है, रदरफोर्ड ही खोजे थे कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। वेयर ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। सब आपको पता है, पिछले वीडियोस में बताया जा चुका है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। वेरी गुड, एकदम सही बात है। साइज ऑफ एटम होता है 10 टू द पावर -10 मीटर ऑर्डर। साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है 10 पावर 15 मीटर ऑर्डर। कोई पूछे रेडियस तो भी यही, कोई पूछे डायमीटर तो भी यही। अब कई लोग सोचते हैं, ये तो 9th और 10th की क्लास में आप पढ़े होंगे कि रेडियस हर एटम का अलग अलग होता है। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर रेडियस बढ़ता है, पीरियड में लेफ्ट से राइट चलने पर रेडियस घटता है। तो जब रेडियस बढ़ता घटता रहता है तो आप कैसे साइज फिक्स लिखती है? मैं फिक्स कहां लिखा हूं? आगे ऑर्डर लिखा हूं। ऑर्डर का मतलब इसके आगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 0.25 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, 1.32 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, 1.79 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। कभी कोई पूछे साइज ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, यही बोलिएगा। कोई पूछे डायमीटर ऑफ एटम, यही बोलिएगा, क्योंकि रेडियस और डायमीटर में 2 गुने का ही तो फर्क होता है। अगर रेडियस 1 इंटू 10 पावर -10 मीटर, तो डायमीटर भी क्या होगा? 2 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। मतलब दोनों का पावर टर्म जो है वो क्या है? 10 टू द पावर -10 मीटर। वही ऑर्डर लिखा हुआ है। तो कोई आपसे पूछे कि साइज ऑफ एटम 10 टू द पावर -10 मीटर, रेडियस ऑफ एटम 10 टू द पावर -10 मीटर, डायमीटर ऑफ एटम 10 टू द पावर -10 मीटर। कोई बोले कि पागल हो क्या, डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है, क्यों हमको गलत बता रहे हो? तो तुम कह रहे हो पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। तुम मुझसे एटम का रेडियस पूछ रहे हो, तुम मुझसे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का रेडियस नहीं पूछ रहे हो। तुम मुझसे पूछो सर सोडियम के एक एटम का रेडियस बताइए, तो मैं तुमसे क्या कहूंगा कि एग्जैक्ट मुझे ये तो रटना पड़ेगा ना, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं केवल ये टर्म बताऊंगा 10 पावर -10 मीटर, इसके आगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो ये ऑर्डर का मतलब समझिएगा, ये नहीं कि अंदर तुम कुछ भी चलते हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, तो थोड़ा नया है आपके लिए। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जिस तरह से हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन गिरता नहीं। वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, जैसे अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। अच्छा, बात है इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता है? लोगों ने कहा रदरफोर्ड का ये ड्रॉबैक था। चलिए बोर साहब, आप बताइए कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। क्यों नहीं न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, बताइए। तो उन्होंने क्या कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे कभी आप देखेंगे, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कोई आप एग्जांपल इस कहीं दे के मैं चले आइएगा कि एक बॉटल में आप पानी लीजिए, ऐसे बॉटल का मुंह खुला हुआ और ऐसे खूब तेज चाहिए। जब बॉटल यहां आता है तो उल्टा हो जाता है, तो अंडर ग्रेविटी पानी को नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन गिरता नहीं, क्योंकि ग्रेविटी जितना फोर्स से पानी को खींच रही होती है, उतना ही अपोजिट फोर्स से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर पानी को ढकेल रहा होता है। तो उसी तरह से न्यूक्लियस जितने फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपने सेंटर की ओर खींचेगा, उसके अपोजिट फोर्स में इलेक्ट्रॉन की तेज वेलोसिटी की वजह से अपोजिट फोर्स में क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन अपने ही एक पाथ पर नाचता रहेगा, ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, जब तक आप उसको एनर्जी देंगे नहीं। इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की किसने? नील्स बोर ने। कहा भैया जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर खींच रहा है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर ही एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की ओर आने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। अभी मैं इन दोनों का फार्मूला भी निकालूंगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस का भी, और दोनों में आपको रिलेशन भी दिखाऊंगा।
तो ये 2 पॉइंट आप नोट करिए, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, बोर्ड को मिटाना है मुझे, फिर मैं बोर्ड पे कुछ लिखूंगा। अभी मैं आपको एक टॉपिक नील्स बोर का ही बताने जा रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम, और उसके बाद फिर मैं इस फार्मूले पे आके एक डेरिवेशन आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को पॉज करूंगा और फिर अगला जो है लिखूंगा, इसको नोट करिएगा। तो थर्ड पॉइंट आपका क्या है, नील्स बोर का मोमेंटम। अच्छा, आप लोग मोमेंटम का एक फार्मूला पढ़े होंगे, सब लोग सारे बच्चे जानते हैं 6th 7th 8th लेवल पे, P इज इक्वल टू mv, P इज इक्वल टू mv, m माने मास, v माने वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसको मैं वेलोसिटी दे दूं, ये मोमेंटम इसके पास आ गया। अगर वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। तो मोमेंटम दो तरह का होता है, लीनियर और एंगुलर। अगर आप लीनियर पाथ में चल रहे हैं, अगर आप लीनियर पाथ में चल रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम, अगर आप गोल गोल घूम रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला ये आप जानते हैं, और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू mvr। जैसे इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा ऐसे सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है ना इलेक्ट्रॉन, तो है जो रेडियस है इसका, सेंटर से जो रेडियस है दैट इज r, तो इसका मास इसकी वेलोसिटी इनटू इसका रेडियस, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम mvr। अच्छा, अब देखिए नील्स बोर ने क्या बताया। नील्स बोर ने बताया, अच्छा नील्स बोर ने एक बात और कही थी, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है तो उस सर्कुलर पाथ को सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल। और उसी को एक नाम और नील्स बोर ने दिया था, ऑर्बिट। क्या नाम दिया था, ऑर्बिट, सेल या ऑर्बिट। और इसी को एक नाम उन्होंने और दिया था, एनर्जी लेवल। सेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। हर सेल की अपनी एक एनर्जी होती है, अभी धीरे धीरे मैं वहां भी आऊंगा, एनर्जी पर भी आऊंगा। तो नील्स बोर ने क्या कहा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन mvr, m माने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v माने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r का मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। h अपॉन 2π का मल्टीपल ऑफ h क्या है, जाओ पढ़ो पिछला वीडियो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। पाई क्या है, 3.14, 22/7 मैथ्स में इसकी वैल्यू है, 2 नंबर ही है। n क्या है, नंबर ऑफ सेल। n की वैल्यू इंटीजर होगी, पॉजिटिव इंटीजर, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5। तो उन्होंने क्या कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा किसी इलेक्ट्रॉन का वो h अपॉन 2π का मल्टीपल होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। या तो इसका 1 गुना होगा या तो इसका 2 गुना होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पहले सेल में है तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 गुना होगा। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ 2 हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा। अगर चौथे सेल में रिवॉल्व कर रहा है तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगा। क्या, एंगुलर मोमेंटम। वही लिखा था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर पाथ, इसी को सेल बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, एनर्जी लेवल इज ऑलवेज इक्वल द मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। h अपॉन 2π का क्या होगा, मल्टीपल होगा। कोई पूछे कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में रिवॉल्व कर रहा है, बताओ उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। दूसरे सेल में तो n की जगह 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, h अपॉन π। मतलब ये फार्मूला भी याद रखिएगा। पहला फार्मूला, एटम स्फेरिकल होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस का साइज एटम से बहुत कम होता है। दूसरा पॉइंट, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खोजता है, अपनी ओर खींचता है, दैट इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरता नहीं। तीसरा पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π, जहां h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। n याद रखिएगा, यहां n का मतलब नंबर ऑफ सेल है। बोले क्या है, नंबर ऑफ सेल है। अब मैं 2 फार्मूले, मैं नहीं नील्स बोर, मैं तो क्या समझाऊंगा। नील्स बोर ने 2 फार्मूले का इस्तेमाल किया। एक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके सेकंड पॉइंट में बताया था अभी मैंने इसी वीडियो में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और दूसरा, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। इस 2 फार्मूले का इस्तेमाल करके उन्होंने रेडियस का, किसका, रेडियस का फार्मूला निकाला, वेलोसिटी का फार्मूला निकाला, इसी 2 फार्मूले का इस्तेमाल करके। तो उसी डेरिवेशन की ओर मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूं। ठीक है, तो आपका अगला टॉपिक आता है, जैसे मैंने अभी आपको सेकंड टॉपिक बताया है, अब मैं रेडियस का डेरिवेशन करने जा रहा हूं, ठीक है। कूलम्स लॉ आप पढ़े हैं फिजिक्स में। अच्छा ये बताइए, इलेक्ट्रॉन नील्स बोर मॉडल में चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व कर रहा है सेल में, r डिस्टेंस पे रेडियस है। ये क्या है, प्लस मतलब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर, तो एटॉमिक नंबर है Z।
और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है आपका E। तो पता है न्यूक्लियस में कुल कितना चार्ज होगा, Z इंटू E। ठीक, अच्छा इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इसकी वेलोसिटी है v, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बाहर की तरफ लग रहा है, देखिए mv²/r दिख रहा है क्लियर, mv²/r। ठीक है, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बच्चों, क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अच्छा अट्रैक्शन फोर्स कहां लग रहा है, ये देखिए सेंटर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लग रहा है, बाहर। इलेक्ट्रॉन कब नहीं गिरेगा न्यूक्लियस में, जब भाई दोनों फोर्स आपस में क्या होगा, बराबर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आइए फिजिक्स के फार्मूले का कूलम्स लॉ का इस्तेमाल कर रहा हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला होता है, अगर कोई चार्ज बॉडी की बात हो रही है, दो मास होते हैं तो हम पढ़े m1 m2/r², चार्ज है तो क्या पढ़ते हैं, q1 q2/r², और k कांस्टेंट है एक। ठीक है, अच्छा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हो गया, बताइए चार्ज q1 क्या है, z इंटू e, q2 क्या है, e। देखिए ये दो चार्ज हैं, और बाई r², तो ये k z(e²/r²), सिंपल, पहले मैंने लिख लिया था। k क्या है, k कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट के बारे में पढ़े होंगे फिजिक्स में आप लोग, और इस पूरे की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एक इसकी वैल्यू है k की, तो k की जगह बड़ा सा भी लिख सकते हैं 1/4πε0, और इसकी वैल्यू भी आप लिख सकते हैं इतना, लेकिन ये मैं इस्तेमाल करूंगा सबसे आखिरी में, अभी मैं k लेके चल रहा हूं। ये किसका फार्मूला बताइए, किसका फार्मूला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द एंड द न्यूक्लियस। इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस में टप से गिर जाना चाहिए, नहीं गिरता। किसकी वजह से नहीं गिरता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको बाहर की ओर खींचता है, और दोनों फोर्स बराबर है। आइए फार्मूला लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभी पढ़ाया है, ये देखिए k z(e²/r² इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। ठीक, इसको सॉल्व करते हुए क्या निकाल लिया, v², r इधर चला जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हुए क्या निकाल लिया, एक r से एक r कट जाएगा और m इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये फार्मूला आ गया v²। अभी नील्स बोर के थर्ड मॉडल में ही पढ़े हैं कि वी नो दैट, देखिए वी नो दैट mvr is equal to nh/2π, angular momentum is always the multiple of h/2π, where n is the number of cell, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा यहां से क्या निकाल दिए v, तो v बराबर क्या हो जाएगा, nh/2π, और m और r नीचे आ जाएगा mr, तो v बराबर nh/2π mr। यहां पर v² बराबर इतना है, यहां पर v बराबर इतना है, v की ये वैल्यू उठाकर इसमें रख दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस, ये वैल्यू v की उठाकर इसमें रख दिए, और रखने के बाद ये सॉल्व किए, देखिए इधर आ गए। इस पूरे का स्क्वायर हो गया n² h², 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर π², m का स्क्वायर n², r का स्क्वायर r², क्योंकि इस v का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, इसमें रखोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, बराबर kze² अपॉन rm, वही mr लिख दिया, इसको rm लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत कुछ कट जाएगा, देखिए एक r से एक r कट जाएगा, एक m से एक m कट जाएगा, कट पिट मचाइएगा, और करते करते ये फार्मूला आपका आ गया। इतना बड़ा फार्मूला कई बच्चे बैठ के रटते, रटने की क्या जरूरत है भैया, हमको इतना याद रखना है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है और इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर ढकेलता है, न्यूक्लियस से बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिजिक्स का ये फार्मूला 9th और 10th में पढ़ा दिया जाता है। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल लिए और इसको बराबर कर दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, और v² निकाल लिए। अब फिर एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला निकाल के v निकाल लिए, v की वैल्यू यहां रख दिए और दोनों को सॉल्व कर दिए। क्या निकल गया, रेडियस ऑफ द सेल, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द एनर्जी लेवल, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, जिसके गिरने की हम चर्चा कर रहे हैं। कर दिए। अच्छा ये तो z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, सबका मतलब बता दूं, पहले ही बता चुका हूं, फिर बता दूं। n का मतलब नंबर ऑफ सेल, h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बताया था, इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई जान ही रहे हैं, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ सेल, बाकी सब वही। k क्या है, 1/4πε0, वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये तो अगर ये मैं भी कुछ देर पहले बताया था आपको कि नील्स बोर का जो ये मॉडल है दैट इज एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बताइए कौन एलिमेंट है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। तो फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1, z माने एटॉमिक नंबर है, 2 ना समझ लेना, 2 इज इक्वल टू 1 नहीं,
z इज इक्वल टू 1 और z की जगह 1 रख दो, z की जगह 1 रख दो, हाई टर्म खत्म हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो किसके लिए हो गया, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन निकालना है डायरेक्ट ये, और रेडियस ऑफ एनी एलिमेंट निकाल कैसे करें, जब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल थे एनी इलेक्ट्रॉन, क्यों, लिथियम ले लिया, लिथियम पर +2, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर तो 3 होगा, लेकिन लिथियम के ऊपर +2 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन तो उसमें एक ही होगा, तो उस पर भी नील्स बोर का मॉडल एप्लीकेबल है, लेकिन जेड की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको नोट करिए आप। अब मैं जो है सारी वैल्यू रखने जा रहा हूं, क्या एच की वैल्यू, पाई की वैल्यू, एम की वैल्यू, के की वैल्यू, सारी वैल्यू रखने जा रहा हूं, ई की वैल्यू, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो रही है, सारी वैल्यू रखकर मैं छोटा सा निकालने जा रहा हूं, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर मैं बताता हूं। तो ये अभी आपने रेडियस का फार्मूला ड्राइव किया था, मैंने कहा था सारी वैल्यू इसमें पुट करिए। एन की जगह क्या रखोगे बताओ भाई, एन की जगह तो नंबर ऑफ सेल है, रहने दो, एच की वैल्यू रख दिया, पाई की वैल्यू रख दिया, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया, के की वैल्यू देखिए यहाँ रख दिया 9 × 10⁻⁹ जेड अभी छोड़ा हूँ, ये हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो जेड की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, लिख ही दो, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करोगे तो 1 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन की बात करें तो 1 हो गया, इलेक्ट्रॉन ई का चार्ज यहाँ रखा, सबको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.0.5 करंट, केवल n की वैल्यू नहीं रखे तो n² आ जाएगा × 10⁻10 मीटर। जब इसको आप एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो 10⁻10 मीटर को बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम हो गया 0.529 × n² एंगस्ट्रॉम, मतलब किसी भी सेल का, किसी भी ऑर्बिट का, किसी भी एनर्जी लेवल का आपको रेडियस निकालना है, खटाक से फार्मूला लगा दीजिए, बोले दूसरे सेल का n की जगह 2 रख दो, 2 4 4 × 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि जेड की जगह क्या रखे थे 1 रखे थे, अगर ये जेड की जगह 1 नहीं रखते तो ये जेड नीचे रहता, ये जेड नीचे रहता, तो n²/z हो जाता, तो दिस इज फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, इट इज एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एटॉमिक नंबर 1 2 3 हो सकता है, लेकिन उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, एक, कंफ्यूज मत होना, कई लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, गलत है भैया, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वो तो जब एटम न्यूट्रल हो तो उसके बराबर हो जाता है बाय डिफॉल्ट, जैसे Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज हो 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, जैसे लिथियम पर +2 हो तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है 3, तो उस तरह के आयंस के लिए नीचे z हो जाएगा n²/z, तो ये किसका फार्मूला हो गया रेडियस का। तो नील्स बोर ने पहले पॉइंट में क्या कहा, एटम स्फेरिकल, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके बाहर और न्यूक्लियस बहुत छोटा। सेकंड पॉइंट में क्या बताया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, देखिए डायग्राम बना हुआ है भाई, ठीक है, और थर्ड पॉइंट में एंगुलर मोमेंटम की बात किया, फिर इस फार्मूले का इस्तेमाल किया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले का इस्तेमाल किया और रेडियस का एक फार्मूला ड्राइव किया, सारी वैल्यू पुट करते करते ये छोटा सा फार्मूला आ गया। तो ये आप देखते होंगे कई जगहों पर, इस पर न्यूमेरिकल भी आप चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है, तो इस चीज को आप नोट करिए। आगे बढ़ते हैं एनर्जी के फार्मूले की ओर। नील्स बोर ने एनर्जी का भी एक फार्मूला दिया था, तो वो फार्मूला मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो फोर्थ आपका पॉइंट है एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट, नील्स बोर का फोर्थ पॉइंट है एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड एंड गिवन बाय, उन्होंने एनर्जी का एक फार्मूला दिया, ये आपको मैंने बताया था, उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर उन्होंने और कहा कि हर सेल की, हर ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, ना उसकी एनर्जी कभी घटती है ना उसकी कभी एनर्जी बढ़ती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जिस सेल में रिवॉल्व करता है उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, और जब उसको आप एनर्जी देंगे तो वो लोअर एनर्जी लेवल को छोड़ के कहा जाता है हायर एनर्जी लेवल में, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, स्पेक्ट्रम में भी समझाया था मैंने, तो उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, और वहां से ऊपर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। लेकिन सेल की एनर्जी ना घटती है ना बढ़ती है, ईच द एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब कांस्टेंट, ना घटेगा ना बढ़ेगा, और ये फार्मूला उन्होंने ये दिया था। En का मतलब एनर्जी ऑफ nth सेल, एनर्जी ऑफ nth सेल, ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए है, फॉर हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो ये -2 π² m e⁴, m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, n का मतलब नंबर ऑफ सेल, h का मतलब प्लैंक कांस्टेंट। तो ये एक एनर्जी का एक छोटा सा फार्मूला हो गया। तो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, इसमें थ्योरेटिकली ये थ्योरी आप लिख लेंगे पूरा, सेल की एनर्जी ना तो घटती है ना बढ़ती है।
तो अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए नील्स बोर ने कितने पॉइंट दिए? 2 मेजर पॉइंट दिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द एनर्जी ऑफ ईच सेल इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। लेकिन आपको पता है नील्स बोर के मॉडल में तमाम ड्रॉबैक भी हैं, तो कुछ ड्रॉबैक्स में अभी आपको तीन ड्रॉबैक है बेसिकली, 2-3 ड्रॉबैक मैं आपको लिखवा दे रहा हूं और उसके बाद आपका नील्स बोर मॉडल क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, स्पेक्ट्रम पहले ही आपको बता चुका हूं, स्पेक्ट्रम पहले ही बता चुका हूं, काफी हद तक इससे रिलेटेड था, तो इसको आप कर लीजिए। अब ड्रॉबैक बताने जा रहा हूं, तो आपका अगला टॉपिक है ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है, पूरा बाकायदे तो सब लिखा नहीं है, मेन पॉइंट करके लिख दिया है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि नील्स बोर का जो मॉडल है वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। तो पहला ड्रॉबैक तो इसका ही हो गया कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अच्छा, आपको पता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बना था किसकी वजह से? नील्स बोर की वजह से। खुद सोचिए, एनर्जी लेवल की बात किसने की थी? नील्स बोर ने। सर्कुलर पाथ की बात किसने की थी? नील्स बोर ने। इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल में जाता है, किसने इसकी बात की थी? नील्स बोर ने। हर सेल की एनर्जी का फार्मूला किसने निकाला था? नील्स बोर ने। हर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और रेडियस का फार्मूला किसने दिया था? नील्स बोर ने। तो जो स्पेक्ट्रम बना था इसी बेसिस पे तो बना था कि इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जा रहा है तो क्या एमिट कर रहा है? रेडिएशंस, और रेडिएशंस का क्या है? वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, स्पेक्ट्रम बन रहा है। एनर्जी के फॉर्म में रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, एब्जॉर्ब हो रही हैं। ठीक है, तो ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को ही एक्सप्लेन कर पाए। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गए? फेल हो गए। अगर किसी एटम के अंदर कई इलेक्ट्रॉन हो तो उसका स्पेक्ट्रम कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? इस चीज को नील्स बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इनका पहला ड्रॉबैक था। दूसरा, ये बताओ चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है ना, एटम के अंदर चार्ज का खेल है। चार्ज पार्टिकल जब स्पेक्ट्रम बना रहा है तो वो जो लाइंस, उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनने नहीं पड़े थे, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री पढ़ाया था ना मैंने, पूरा फार्मूला बताया था। तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही थी उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजा जाए? अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, एक एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, हाइड्रोजन के ही एक एटम को मान लीजिए, तो क्या स्पेक्ट्रल लाइंस जो बन रही है, लाइमन, बामर, पास्चन, इन पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या वो और भी कई तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेट करेंगी? इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कौन? नील्स बोर। और इसी को बोलते हैं आपका क्या? स्टार्क इफेक्ट। मतलब डज नॉट हेल्प, डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेम यही चीज की बात करें मैग्नेटिक फील्ड में तो उसको क्या बोलते हैं? जीमान इफेक्ट। तो डज नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रम, वही स्पेक्ट्रल लाइंस, फाइन स्पेक्ट्रम इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। और कुछ लोग एक ड्रॉबैक इनका और भी कहते हैं कि ये शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं किए। डज नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ द एटम, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। एटम से मॉलिक्यूल बनता है ना, तो मॉलिक्यूल के शेप, ये कोई बड़ा ड्रॉबैक नहीं है। तो ये मेजर ड्रॉबैक्स थे किसके? नील्स बोर के। तो आज का वीडियो में मैंने आप लोग को पूरा नील्स बोर का मॉडल पढ़ा दिया है। ठीक है, कुछ बची कुछ, हाँ याद है, अभी नील्स बोर बार बार उस क्वेश्चन का आंसर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता है। 2 आंसर आपको मिले। एक तो हर सेल की एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा, वो एनर्जी लूज नहीं करेगा, तो कहां से लोअर एनर्जी में जाएगा? क्योंकि कांस्टेंट है ना, घटेगी ना बढ़ेगी। ठीक है, क्या कहते हैं जो हम एनर्जी देते हैं, तब जब एनर्जी देते हैं तो बढ़ती कहाँ है? वो कूद के अपने आप को ही बड़े घर में लेते जाता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन उस सेलवा की एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट। अच्छा, एक और एक्सप्लेनेशन, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ओर लगता है उतना ही बाहर कहाँ लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसी बेसिस पे रेडियस और वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव हुआ। ठीक है, तो ये नील्स बोर ने इसको एक्सप्लेन किया, हाइजेनबर्ग ने अलग तरीके से किया था। तो अब धीरे धीरे हम लोग मॉडर्न केमिस्ट्री की ओर आने वाले हैं, बहुत धीरे धीरे। 2 ही 3 टॉपिक और बचे, 1-2 वीडियो और बनाऊंगा, फिर धीरे से हम मॉडर्न केमिस्ट्री में इंटर कर जाएंगे। ठीक है।